We all know that today we have here with Shri Mangal Prabhat Lodha, who definitely doesn't need any introduction. He not only his name but his work also speaks for himself. We are here today to discuss about a very strategic department which was started in 2014 under the leadership of नरेंद्र मोदीजी, माननीय आपले पंतप्रधान आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली या एका स्किल डेव्हलपमेंट कौशल्य विकास या विभागाला सुरुवात झाली. त्याची आज आपल्याला रिफ्लेक्शन अगदी तळागाळापर्यंत गावापर्यंत बघायला मिळतं. महाराष्ट्रात त्याचं धुरा गेली 4-4.5 वर्ष यशस्वीपणे सांभाळणारे मंगलप्रभात लोढा सर आज आपल्यासोबत इथे आहेत. सर, आपण आपल्या डायलॉगला सुरुवात करायच्या आधी तुम्हाला माझी विनंती है, आप अगर कुछ 2 शब्द कहना चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं. नहीं, आपकी बात तो सब सुनेंगे पर मेरे मन की बात भी मैं कर लेता हूँ. मोदी जी की मन की बात तो सारी दुनिया सुनती है, हमारी कोई सुनते नहीं, हमको सुनानी पड़ती है. ये तरुण भारत विवेक संवाद केंद्र, विवेक प्रतिष्ठान, ये सब क्या है? ये जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबका मन से बहुत धन्यवाद और एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ. उसका कारण ये है कि जब तूफान आया हो या आग लग रही हो या बाढ़ आ रही हो, उस समय भी कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी सोच के साथ, अपने निश्चय के साथ, अपने जीवन के साथ, जीवन मूल्यों के साथ में अपनी जगह पर खड़े रहते हैं. और वो इतने सच्चे होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि लॉन्ग रन में सारी दुविधाओं को पार करके समाज वापस उनकी तरफ आ जाता है. ये जो तरुण भारत विवेक प्रतिष्ठान, ये सब लोग जो यहाँ पर हैं, किरण जी हों, चितले जी हों, शंकर नारायण जी हों, अनबिलीवेबली नॉन कॉमर्शियल और स्वार्थ से बिल्कुल हटने के जिंदगी जीने वाले लोग हैं. ये प्रचारक नहीं है, साधु भी नहीं है, पर जो लोग ये जीवन में कर चुके, कर रहे हैं, सबके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज थी. सब लाइफ में ये छोड़कर और कहीं जाते तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाते. वो सब करके किसी ने ये काम भी करना चाहिए. ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से जुड़कर, संस्कारों से जुड़कर आज जो यहाँ पर इस लंबे समय तक इस काम में लगे हुए हैं, मैं सबकी तरफ से उनका एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ. और आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सब लोगों ने इनको इस मुकाम पर पहुंचाने में विवेक को कितने साल हो गए किरण जी? 100 साल. और तरुण भारत को 60. 100 साल 60 साल तक नॉन कॉमर्शियल, नॉन दबाव तंत्र का यूज किए हुए अच्छी बातें समाज के सामने परोसना, ये सोचने को तो अच्छा लगता है, पर करने को जो भी लोग जुड़े हुए उनको मालूम है कि कितना डिफिकल्ट है. पर आप सबके सहयोग से जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस यात्रा के अंदर उन्होंने सहकार किया. इसीलिए आप आज भी यहाँ पर आकर बैठे हैं और इसीलिए आपको बहुत आदर के साथ में बुलाया गया है. मेरी बात समाप्त हुई, आपकी बात शुरू करिए. थैंक यू सर, थँक यू सो मच. एक थोडं आपल्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये थोडं सहजता यावी याच्यासाठी आपण मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांमध्ये आज संवाद साधूया. माझ्या तिघही भाषा मी बोलू शकतो. आता आपला जो विषय आहे MGX 2035, ह्याच्यामधला 2035 याच्यासाठी आहे की महाराष्ट्राची 2035 मध्ये अमृत महोत्सवी वर्षाच्या दृष्टीने ही वाटचाल सुरू आहे. या 9-10 वर्षांच्या पुढच्या वाटचालीचा आपण आज इथे सगळेजण विचार करतोय. जागतिक स्तरावरच्या या सगळ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महाराष्ट्राचं पोझिशनिंग अधिक चांगल्या प्रकारे करता यावं, ह्याच्यासाठी कौशल्य विकास विभागाची भूमिका काय असेल आणि आपण जे टार्गेट डोळ्यासमोर ठेवून काय काम करत आहोत, तर काय आपल्याला आव्हानं
यामध्ये बघायला मिळत आहेत आज कौशल्य विकास विभागाला, हे मला सर्वप्रथम जाणून घ्यायला आवडेल. महाराष्ट्राची पुढचे 10 वर्षामध्ये काय स्थिती होईल यासाठी 51% तर आपला काम झालेलं आहे. ते असं आहे की महाराष्ट्राचे कर्तव्यवान मुख्यमंत्री, द बेस्ट ॲडमिनिस्ट्रेटर वी ऑल हॅव एव्हर सीन, माननीय देवेंद्र फडणवीसजीने ऑलरेडी सांगितलं आहे की काही अखबारमध्ये आला, सोशल मीडियामध्ये चालला तरी मी कुठेही जाणार नाही, मी महाराष्ट्रामध्ये आहे. म्हणजे 10 वर्षामध्ये आपण निश्चिंत राहावा की आपण महाराष्ट्र फार पुढे जाणार आहे. आता स्किलचा जे विषय आहे आणि महाराष्ट्राची प्रगतीचा विषय आहे ते माझे पूर्वी वक्ता दोघेही फायरब्रँड होते म्हणून त्याने जास्त विषय कव्हर केले असेल असं मी समजू शकतो. तरी पण आज टुडे महाराष्ट्र इज नंबर 1. महाराष्ट्रामध्ये जे इन्फ्रास्ट्रक्चर चाललेलं आहे, महाराष्ट्रामध्ये जे इन्व्हेस्टमेंट फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर आहे, महाराष्ट्रामध्ये जे इन्व्हेस्टमेंटसाठी सरकारचा सहकार पाहिजे ते आहे. सर्व फॅसिलिटीज आहे ते अप्रतिम आहे. तुम्ही कोणाने जाऊन विचारा, फक्त ट्रम्पने सोडू द्या, त्यानं आता काय आता खरा नाही, ते काय सोचता काय करता कोणाला माहिती नाही. त्याने सोडून तू देशामध्ये विदेशामध्ये कोणाने जाऊन विचारा, सर्वात बेस्ट इन्व्हेस्टमेंटची जगह कुठे आहे की पुढे कोणाने काही देशामध्ये विदेशामध्ये काय करायचं असेल तो ते जगह आता महाराष्ट्र ठरलेली आहे. महाराष्ट्र नंबर 1 आहे. स्किलमध्ये पण महाराष्ट्र नंबर 1 आहे आणि महाराष्ट्र अजून पुढे जाणार आहे. त्यामध्ये 51% श्रेय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे मुख्यमंत्री नेतृत्वामध्ये जातात. ते आता जे पायाभरणीचं काम चाललं आहे ते 10 वर्षापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये पुढे ठेवणार आहे. त्याने विकसित महाराष्ट्राचा जे टार्गेट ठेवला आहे ते फक्त टार्गेट न्यूजपेपरसाठी नाही आहे, ते टार्गेट पब्लिक कन्झम्पशनसाठी नाही आहे. तुम्ही कधी त्यांनी दिवसाची इटनरी बघा, त्यांची मीटिंग, त्यांची 90% मीटिंग जी असती ते नॉन पॉलिटिकल असती. ते फक्त महाराष्ट्रामध्ये विकास कसा व्हायचा, महाराष्ट्रामध्ये स्किल डेव्हलपमेंट कसा करायचा, महाराष्ट्राच्या इरिगेशनचा काय करायचा, महाराष्ट्र किसानासाठी काय करायचा, हे सर्व ते सर्व 2-2 तास लोकांची ऐकता ने त्यांचे जे काही निर्णय असतात ते निर्णय 99.9% सक्सेसफुल झालेला आहे. तो 10 वर्षानंतर महाराष्ट्र सर्व ठिकाणी इन्क्लुडिंग स्किल देशामध्ये नंबर 1 राहील. आता माननीय मुख्यमंत्री साहेबांचे यावेळी बजेट भाषण आपण ऐकलं असेल, तो त्याने बजेट भाषणामध्ये सांगितला होता की महाराष्ट्राचं आज कॉम्पिटिशन इतर स्टेट, देशाचे इतर स्टेटची नाही आहे की गुजरात कुठे चालला आहे की मध्य प्रदेश कुठे चालला आहे. महाराष्ट्र जे आज कॉम्पिटिशन आहे विश्वचे इतर देशाची आहे. आत्ता आपण विश्वचे जे इतर देशाची इकॉनॉमी आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र स्टेट म्हणून 35 कंट्रीजचे नंतर 36 नंबरवर आहे. तो महाराष्ट्राचं कॉम्पिटिशन फार मोठे लेवल पर चालला आहे. महाराष्ट्र फार पुढे चालला आहे आणि विकसित महाराष्ट्राचे जे स्वप्न आहे ना आपल्या सर्वांची मनामध्ये आहे ते नक्की पूर्ण होईल. थैंक यू सर. अपन पुढे जायच्या आधी थोड़ा सा आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि सर का प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. ये खुद एक लीगल बैकग्राउंड के फैमिली में इनका जन्म हुआ. इन्होंने खुद भी वकालत की पढ़ाई की है और उसके बाद रियल इस्टेट में आके भी एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद आज सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप के तैर में इसमें वो पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं. सर, आप अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न स्तर पे आपने काम किया है. यहाँ पे किया हुआ आपका काम आपको आज कौशल्य विकास में में नेतृत्व करते समय कैसे इसकी मदद हो रही है? क्या आपको सीखने को कैसी आपकी सीख यहाँ इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम जाएंगे. नहीं मुग्धा, धन्यवाद. आपने पर्सनल सवाल किया, पर मैं थोड़ा, मुझे आपका सवाल 2 पार्टों में था. एक तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में था और दूसरा स्किल में कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ. तो पहले पार्ट को मैं पूरा करता हूँ. तो पहले पार्ट ऐसा है कि यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति की अपना आप में एक स्टोरी है. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको आप यहाँ पर बिठाओगे
और वो ऐसी स्टोरी सुनाएगा कि लास्ट में जाके तालियां बजेगी। हालांकि मेरी स्टोरी में तालियां नहीं बजेगी, पर मेरी भी अपनी एक स्टोरी है। राजस्थान में जोधपुर में जन्मा। पिताजी वहाँ पर एडवोकेट थे। पिताजी जनसंघ के उस समय स्टेट प्रेसिडेंट थे, एमएलए थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे और बड़े एडवोकेट थे। मैं भी एडवोकेट बन गया, प्रैक्टिस करता था, बचपन से संघ का स्वयंसेवक था। तो पिताजी हाईकोर्ट जज बन गए करके मेरे को मुंबई आना पड़ा। मुंबई आने के बाद में मेरे पास कुछ काम था नहीं, तो मैं यहाँ पर 3 साल तक 1800 रुपये 2000 रुपये की नौकरी किया बाइकला के अंदर। अभी हम लोग जब बैठे थे इधर वीआईपी लॉन्च के अंदर, तभी बात चल रही थी कि आप सोमानी में आपके बच्चे पढ़ते थे, तो मैं बाइकला में, तभी तो मैंने थोड़ा शर्म से बोला नहीं, मैंने यही बोला कि किसी के रेंटल फ्लैट में दिए हुए मैं रहता था। पर सच ये है कि मैं मेरे ससुराल के दिए हुए 1 रूम किचन फ्लैट के अंदर रहता था। मेरे दोनों बच्चों का जन्म वही हुआ और वहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब बहुत तकलीफ में दिन गुजारे। मेरी पत्नी दोनों बच्चों को, एक को गोद में लेके, एक हाथ में लेकर स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। पर धीमे धीमे बाद में जब थोड़े दिन मैं वहाँ पर जहाँ पर नौकरी करता था, 2 साल में 3 नौकरियाँ बदली। जो अभी मुंडे साहब है ना, उनकी 21 साल में 25 ट्रांसफ़र हो गई। तो मेरी खुद की ट्रांसफ़र थी, मैंने खुद ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि ख्याल बड़े थे और नौकरी छोटी पड़ती थी। तो बाद में मैंने अपना मेटल सप्लाई का बिजनेस शुरू किया, फिर फ्लैट का ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया, फिर बाई चांस बिल्डर बन गया। इतना समय आपके पास नहीं है क्योंकि सेकेंड स्पीड विश्वास पाठक जी आकर बैठे हैं और एकदम आगे की सीट पर बैठे हैं, तो मुझे बता रहे हैं कि आपका समय ख़त्म होने आया है। तो मैं बाद में रियल एस्टेट में चला गया। बहुत छोटा सा काम करता था नाला सुपारा के अंदर, पर खूब मेहनत करता था। मैंने बचपन में सीख लिया था कि मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरे को खुद को दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैं लोगों की स्टोरियाँ पढ़ पढ़ के अपनी लाइफ को इम्प्रूव करता रहता था। तो मैंने पढ़ा ओनासिस की जो पत्नी थी जेफ कैनेडी, जेके कैनेडी की विधवा जैकलिन कैनेडी, तो उसने कैनेडी की हत्या के बाद में ओनासिस से शादी की। तो ओनासिस की आत्मकथा जिसको भी मौका मिला पढ़ना चाहिए। ओनासिस ने लिखा है अपनी कहानी में कि मैं बचपन में मेरी माँ मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली, और मेरी माँ ने भी थोड़े दिनों के बाद में दूसरी शादी कर ली। मैं रोड पर आ गया, वहाँ कोई किसी की ज़्यादा चिंता करता नहीं है। तो मैं रोड पर आ गया, पर मेरे को जीना था। तो मेरे उस समय भी मेरे को गाड़ी धोने के लिए जब मैं जाता था, तो जो बेस्ट पॉसिबल गाड़ी अवेलेबल होती थी वो गाड़ी धोने की कोशिश करता था। मेरे को फुटपाथ पर सोना पड़ता था, पर न्यूयॉर्क का जो सबसे रिच एरिया है जहाँ पर फुटपाथ पे सोना चुपके से अलाउड है, वहाँ पर जाकर सोता था। तो उसमें से उसकी लर्निंग ये थी कि ज़िंदगी में कम करो ज़्यादा करो, पर जो करो वो बेस्ट करो। तो मैंने भी लाइफ में जो लोढ़ा बिल्डर का भी आप देखते हैं, तो उसका तभी जो कम कमाए ज़्यादा कमाए उस पर ध्यान नहीं दिया, पर बेस्ट काम करने की कोशिश की, इसलिए गाड़ी आगे बढ़ती रही। यहाँ आने के बाद में बजरंग दल में एक शेषाद्रिचारी जी करके हमारे उस समय के बीजेपी के संगठन मंत्री हुआ करते थे, आप थे उस समय। तो पहले मैं बजरंग दल में था, बजरंग दल के आंदोलन में भाग लेता था, राम जन्मभूमि में था, फिर शेषाद्रिचारी जी ने बीजेपी में ले लिया। बीजेपी में लेने के बाद में 95 का चुनाव आया, और चुनाव में मलबारी जहाँ पर मैं उस समय तक रहने को चला गया था, वहाँ पर कोई हमारे को ज़्यादा वोट मिलते नहीं थे। हर समय हमारी जमानत जब्त होती थी 75 के अंदर, इमरजेंसी में 77 में। जब सारी सीटें बम्बई की जीत गए तो भी वो सीट कांग्रेस जीती थी, कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते थे, उनको ये बीजेपी शिवसेना का साथ पसंद नहीं था। तो मेरे को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। हर बार हम लोग बाहर से कैंडिडेट लेके आते थे, कभी दहीजर से, कभी अहमदाबाद से। तो मेरे को सीट मिल गई और गलती से 300 वोट से जीत गया। तो मैं तब से गा के, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। तो 7 चुनाव पूरे हो गए और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा, पर मैंने मेरा बिजनेस कभी नहीं छोड़ा। मैंने पहले दिन ही लोगों को जाके बोल दिया था, आई एम ए बिल्डर, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। और उस समय तो बिल्डर को आज भी लोग अच्छा नहीं समझते, उस समय तो लोग हेट करते थे। तो भी मैंने कहा मैं कम से कम उन सबसे बहुत अच्छा हूँ कि जिनका नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, और मैं ये बिजनेस करते हुए मेरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मैंने अपने बिजनेस को छुपाया भी नहीं, लास्ट तक बिजनेस करता रहा। 7 साल पहले जब मैं बम्बई बीजेपी का अध्यक्ष बन गया, तब मैंने बिजनेस में से बाहर निकल गया। पर अभी भी मेरे को बिजनेस की तरफ ध्यान रहता है, मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट भी है। अब उसमें समय नहीं देता हूँ क्योंकि इथिकली वो रॉन्ग है। पर मुझे इतना जरूर समझ में आता है कि भारत में जो एक ये सोच है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, बड़ा प्रोफेशनल है तो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये सोच गलत है। दुनिया के अंदर जर्मनी, जापान, अमेरिका देख लो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हाउस के लोग, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लोग, रीगन भी अच्छा एक्टर था जापान जर्मनी में, वो प्रेसिडेंट भी बनते हैं, सब प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता।
यहाँ पर यह है कि आपका कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए। अरे आप नहीं करोगे तो फिर देश के अंदर आप करप्शन जो हो रहा है उसको आप कैसे रोक पाओगे? जब तक अदर सोर्स ऑफ इनकम किसी की नहीं होती है तब तक वो लाइफ में जाकर वहाँ क्या करेगा? तो इसलिए मेरा एक अलग लाइफ का फंदा है, मैं मेरी तरीके से ज़िंदगी गुजरता रहता हूँ, अभी तक चल गया हूँ। और स्किल का जहाँ तक आपने विषय समझाया है तो स्किल मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं 27-28 साल के बाद में मैं 95 से एमएलए चला आ रहा हूँ और पता नहीं क्या कारण है। किरण जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको भी 2-3 बार पूछा पर ये कोई जवाब नहीं देते हैं। तो सब मेरे जूनियर सारे मिनिस्टर बन गए बॉम्बे के अंदर, जो सारे एमएलए मिनिस्टर बन गए। मैं ऐसा कैसा बाहर खड़े यस सर नो सर में लगा रहा लाइन के अंदर। तो जाके फिर अभी 4 साल पहले जब मिनिस्टर बनाया तो मैंने सीएम साहब को जाके कहा कि भाई आपने स्किल डिपार्टमेंट किसी को कबूल नहीं किया तो स्किल डिपार्टमेंट मेरे को दी। वो एक बार मेरे को देखने लग गए क्योंकि स्किल डिपार्टमेंट लीस्ट सॉर्ट आफ्टर डिपार्टमेंट था। बन गया, मन से काम करता हूँ, मेरे मन का सब्जेक्ट है। और मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे तो एक ही डिपार्टमेंट अलग से शुरू किया था, वो स्किल डिपार्टमेंट था। और उसके 1 महीने बाद किसी ने नवनाथ बंद जी जैसे किसी शानदार जानदार एक्टिव पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया तो उसने पूछा कि अभी तो आप प्रधानमंत्री बन गए हो पर अभी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो आप कौन सा डिपार्टमेंट लेना पसंद करते? तो उन्होंने कहा कि मैं स्किल मिनिस्टर बनता। तो मुझे लगता है कि उस स्किल मिनिस्ट्री में कोई बहुत दम है जब ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। और चल रही है गाड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बम्प्स बहुत बीच में आ रहे हैं, ब्रेक्स भी बहुत लग रहे हैं, रेड लाइट्स भी बहुत आ रहे हैं, फिर भी मैंने स्टीयरिंग छोड़ा नहीं और छोड़ने की कोई इच्छा भी नहीं है, चलाता रहूँगा। सरांचा आयुष्यात जे करायचं ते सर्वोत्तम करायचं आणि कुठेही मागे राहायचं नाही, हा जो ॲटिट्यूड आपल्याला बघायला मिळतोय हा फक्त स्किल डेव्हलपमेंटमध्येच नाही तर इतर विषयांमध्ये सुद्धा आपल्याला चांगल्या रीतीने बघायला मिळतो। जसं की मालाड मालवणी भागात अनधिकृत बांधकामं अतिक्रमणं हटवण्यासाठी सरांनी पुढाकार घेतला। बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांबाबत आपण सातत्याने आवाज उठवलात। गोराई भागात जी अतिक्रमणं डेमॉलिश करण्यात आली आणि या सगळ्यामध्ये तुमच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसतंय। सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका यावर कठोर निर्णय घेत आहे आणि एक भूमिका घेत आहे आणि जी पार पण पाडत आहे। परवा जे बांद्र्यात झालं त्याच्यातून पण आपल्याला हेच बघायला मिळतं। यालाच सर मालवणी पॅटर्न म्हणायचं का आणि त्याची गरज का तुम्हाला जाणवते? नहीं, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे बचपन में जब पिताजी चुनाव लड़ते थे राजस्थान जोधपुर में तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां, उनके सामने हम चुनाव लड़ते थे। और मैं बहुत छोटा था पर चुनाव में तब भी भाग लेता था। और बरकतुल्ला एक बार 200 वोट के मार्जिन से जीते तो अगली बार वो चले गए और फिर उन्होंने अपने भाई लियाकतुल्ला को वहाँ खड़ा किया। तो हर चुनाव में वहाँ पर हिंदू मुस्लिम हुआ करता था और हिंदू मुस्लिम होता था, दंगे होते थे। और हर 3 साल उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी। पर एक घटना मेरे दिमाग में रह गई। तो मेरे पिताजी एडवोकेट थे तो अभी जैसे एडवोकेट के असिस्टेंट होते हैं विश्वास जी उस समय मुंशी करके हुआ करते थे, तो मुंशी सारा ऑफिस संभालता। तो हमारे जो पिताजी का मुंशी था वो हमको स्कूल की टांगे पे छोड़ने भी आता था, घर के सारे काम भी करता था, पिताजी के क्लाइंट से फीस भी लेता था, फाइलें भी लेके जाता था, सब परिवार के जैसा रहता था। पिताजी चुनाव लड़ने को आए तो पिताजी ने उस दिन शाम को सब खत्म हो गया, 9 बजे जाने का समय, वो तो आके खड़ा रहा। मैं उस समय बैठा था तो वो बोले जाइए अभी आप जाइए, कल मैं आपके मोहल्ले में आ रहा हूँ, कल मेरा दौरा वहाँ का, मेरे पिताजी का चुनाव था। मैं ये बात कर रहा हूँ 1972 के चुनाव की, नहीं 75 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, सॉरी 72 का चुनाव था। तो उसने बोला नहीं, बोले क्या आऊँगा ना आपके घर पे ही चाय पीना आऊँगा। तो उसने एक जवाब दिया कि गुमानमल जी आप आइए मेरे घर पे आइए, वहाँ मोहल्ले में आइए, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे घर पे मत आना। तो क्यों नहीं आना? बोले आप घर पे आओगे तो आने वाले समय में मेरा मोहल्ला मेरी तरफ गलत दृष्टि से देखेगा, तो आप मेरे घर पे मत आना। और उसने बाद में मेरे पिताजी को बता भी दिया कि मैं आपको वोट नहीं दूंगा। तो ये जो मेरे दिमाग में गांठ बैठ गई कि जो जिंदगी भर हमारे साथ में रहता है, जिंदगी भर हमारे रहता है, उसके लिए भी ये एक पॉलिटिकल वोट नहीं है, उसके लिए रिलीजियस वोट है। तो वाई वी आर, हम इनको क्यों इतना सर पे बांग्लादेशी रोहिंग्या को सर पे बांध कर चलते हैं। और मैं माननीय परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का एक भाषण में सुन रहा था तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें से सेंटेंस कहा था। उन्होंने कहा, किसी ने उन पत्रकार ने पूछा, आप जैसी मुग्धा महाजन जैसी कोई मीठी मीठी बात करने वाली पत्रकार थी, तो उसने एक अच्छा सा सवाल किया कि भाई ये भारत पाकिस्तान का युद्ध कब समाप्त होगा, ये तनाव कब खत्म होगा। तो उन्होंने कहा ये तनाव खत्म होने का चांस बहुत कम है। उसका कारण ये जब होगा तब भगवान करे अच्छा जल्दी हो जाए,
पर उसका जो कारण है, उसका कारण क्या है? उन्होंने बताया कि कारण ये है, मैं परम पूज्य सरसंघ चालक जी को कोट करके कोई बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से एक एक वर्ड भी मेरा इधर उधर नहीं जाइए, मान्यता रख के करूँगा। तो उनका जवाब करीब करीब ये था, उनका जवाब ये था कि इसका मूल का कारण ये है कि 1947 के अंदर देश का पार्टीशन हो गया। उन्होंने अपने जाति के नाम के ऊपर मुसलमानों को अलग देश चाहिए, पाकिस्तान ले लिया। जो हिंदू जहाँ पर बचे उसका नाम हिंदुस्तान हो गया। अब वो 50 साल 70 साल के बाद में कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारे, ये हिंदुस्तान भी हमारा, ये कैसे चलेगा? ये युद्ध कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। जो तुम्हारा उसमें तुम रहो। वहां तुमने हिंदुओं की क्या हालत कर दी है, 14% से घट के हम 2% पर आ गए, यहाँ तुम 4% से घट के 18% पर चले गए, और उसके बाद में यहाँ पे दादागिरी करो। परसों में ये बैठी हैं अपने पत्रकार, इनको ने परसों छापा था, मेरे को फोन किया था। परसों वहाँ मालवनी के अंदर एक हिंदू महिला के घर के बाहर दादागिरी करके एक दीवार खड़ी कर दी गई, और वहाँ का जो एमएलए उसका लड़का उसका उद्घाटन करके गया। दीवार खड़ी क्यों? ऐसा करके एक नहीं, ऐसे सैकड़ों कैसे जाए? वहां पे हिंदुओं को भगाए। अरे तुम्हारा पाकिस्तान हो गया, दादागिरी करनी है वहां जाके करो। हिंदुस्तान हमारा, वी आर प्राउड ऑफ इट, इट इज अवर प्लेस, इट इज नेम इज हिंदुस्तान। और यहां पर आकर यदि आप दादागिरी करोगे, दादागिरी करने के बाद में कहोगे कि ममता दीदी ने हमको वहां पे कोई पासपोर्ट और आधार कार्ड इश्यू कर दिए इसलिए हम भारत के नागरिक हैं, ये नहीं चलेगा। भारत का नागरिक जो ओरिजिनल होगा वो भारत में रहेगा। रोहिंग्या, बांग्लादेशी चाहे कितने भी लाल पीले काले कपड़े पहन के आ जाएं, उनको कभी न कभी वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि अब ये उन लोगों का देश नहीं है जिनको इनका वोट चाहिए। अब उन लोगों का देश है जिनको राम का मंदिर चाहिए, जिनको आज़ाद कश्मीर चाहिए, जिनको भारत के अंदर हर नागरिक के लिए स्वतंत्रता चाहिए, जिनको भारतीयों को रहने के लिए भारतीयता का तरीका चाहिए। इसलिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाने का जो मालवनी के अंदर शुरू हुआ था, वो धीमे धीमे सारे लोगों ने मिलकर, साधारण आदमी ने उठ के पूरे यहाँ पर मुंबई के अंदर शुरू हुआ है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई है, और मुझे विश्वास है कि जो यहाँ पर रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। जो और भारत के ऊपर अभी भारत का ये बन गया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू कहना सांप्रदायिक नहीं है, हिंदू कहना धार्मिक नहीं है, हिंदू इस देश की संस्कृति है। ये भारत हिंदुस्तान से बना हुआ और आगे भी रहेगा। कितने लोग आके चले गए, न भारत को छेड़ सके, न भारत को कमजोर कर सके। हमको घायल जरूर किया, पर उसके बाद अपने गांव खुद ठहर के हम खड़े हो गए, मजबूती से खड़े, और स्वामी विवेकानंद जी के सपनों में विश्व गुरु तरफ के आगे बढ़ रहे हैं। भारत को आगे बढ़ाने की इसी कोशिश में आज यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका एक हमेशा से एक सवाल रहता है कि कौशल्य विकास के अंतर्गत जितने भी कौशल्य मिलते हैं वो और इंडस्ट्री को जो नीड्स है वो कभी कभार मैच नहीं करती है, उसमें बहुत गैप रह जाता है। और वो गैप को समझने के लिए एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। क्या सरकार ऐसा कोई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोच रही है, कोई कोशिश जारी है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़, इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस साथ में आए और किसी को जो इंडस्ट्री की नीड्स है उस हिसाब से जो कौशल्य है वो दिया जाए और लोगों को आज के आगे जो युवक है उनको नौकरी भी मिले, काम भी मिले और इंडस्ट्री भी आगे बढ़े। एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स इंडिया will reach new different heights. How exactly the skill development division is planning on contributing in this regard? आप मुग्धा की तरह बहुत अच्छे मीठे मीठे सवाल करी थी, अभी आप महाजन पे चली गई। क्योंकि इस देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कम से कम सबसे इंटेलिजेंट कोई पॉलिटिशियन हुआ है तो वो प्रमोद महाजन जी थे। वो जिनको ने प्रमोद महाजन जी को देखा है उनको मालूम है, आप भी उनके साथ काम किए हुए हैं। वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। तो आपके इस इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए मेरे को उतना दिमाग नहीं है, फिर भी मैं गोलमोल जवाब देके मेरा कोटा पूरा करूंगा। ऐसा है कि गैप है स्किल में, जो स्किल है और जो जॉब अवेलेबल है उसके बीच में गैप है। गैप में बड़ी प्रॉब्लम है, पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम सोच की है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम एटीट्यूड की है। जॉब नहीं है क्या? यहां पर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं एक को भी ऐसा नहीं होगा जिसको आप पूछ लीजिएगा कि उनको लोगों की जरूरत नहीं है।
सबको नए लोग चाहिए, सबके पास में एचआर डिपार्टमेंट है, सबके पास वैकेंसी की पोस्ट पड़ी रहती है, सब लोग लोगों को ढूंढते रहते हैं। ये एक पोजीशन हो गई। और दूसरी पोजीशन ये है कि भारत दुनिया का सबसे यंग कंट्री और महाराष्ट्र भारत का सबसे यंग स्टेट, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है। और इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख के तैयार होकर बैठे हुए हैं, उनके पास में फुल टाइम जॉब नहीं है। तो ये गैप कैसे भरा जाता है? ये गैप जिसको एम्प्लॉय चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट देता है, एचआर को भगाता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट करता है और जॉब लेने के लिए लाइन लगती है। 50 लोगों का रिक्वायरमेंट हो तो 500 लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। पर इसमें हमारे लोग अनएम्प्लॉयड किया महाराष्ट्र के, तो उसका कारण ये है कि कोई बिहार का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई छत्तीसगढ़ का, कोई झारखंड का, कोई राजस्थान का वहां पर आता है, जॉब लेकर जाता है। यहां तक तो हमको स्वीकार था, अब उससे 2 कदम आगे चला गया है। अभी कम से कम मैं आपको 5 से 10 ऐसे बड़े ह्यूमन पावर के काम हैं जहां पर भी मैक्सिमम बांग्लादेशी रोहिंग्या अंदर घुस गए हैं। आप ये जोमेटो को ले लो, आप ड्राइवर्स के काम को ले लो, आप टू द सम एक्सटेंट इवन जिम इंस्ट्रक्टर्स को ले लो, आप मतलब इतने हेयर कटिंग वाले को ले लो, सब्जी जो अपने मछली बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले लोग थे उनको गिन लो, अनलिमिटेड नंबर है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत विस्फोटक सिचुएशन है। और इसके लिए जहां पर स्किल गैप पूरा करने की जरूरत है, उसके साथ में हमारे बच्चों को जॉब के प्रति मन तैयार करने की भी जरूरत है। एक राष्ट्रीय सेवक संघ से संगठित एक संस्था है जो पूना में काम करती है, मुझे मालूम नहीं आप में से कोई पूना से कनेक्टेड है क्या, जो पिछले 7-8 साल से पूना के अंदर हर झोपड़पट्टी चाली में जाकर वहाँ बच्चों को कहती है कि आपके लिए जॉब करना क्यों जरूरी है। उनको खाली मानसिक तौर पे तैयार करती है कि आप जॉब के लिए अपने आप को तैयार करो। स्किलिंग इज नॉट ए वेरी बिग थिंग, जॉब इज नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम इज एटीट्यूड एंड योर एक्सेप्टेबिलिटी टू एक्सेप्ट दैट जॉब। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत के अंदर लेबर को बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं है। हम यहाँ पर, आप लंदन अमेरिका जाओ, कई बार आप जाते हैं, आप लोग सब, आप किसी होटल में खाना खा रहे हो, पास में 2 लोग आकर बैठते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, आप कांच से देख रहे हो गाड़ी से उतरे हैं, उनके कपड़ों पर चूना लगा हुआ है, सीमेंट लगी हुई है, आपके बाजू में बैठ के फर्स्ट क्लास ऑर्डर देते हैं, टिप भी छोड़ के जाते हैं, वो गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, आपको और नहीं लगता। और यहाँ पर आप आईटीसी में कहीं अभी चाय पीने को जाएंगे, किरण जी ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे मालूम नहीं है, पर वहाँ बाजू में बैठकर कोई ऐसी ड्रेस वाला आदमी आ जाए तो अपने मन में आता है ये कैसा होटल, इस हॉस्टल का क्या स्टैंडर्ड हो गया। ये है हमारा लेबर के प्रति एटीट्यूड। तो जब तक मेहनत करने वाले के प्रति हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, तब तक हमारे बच्चे वो मेहनत का काम नहीं करेंगे। ये जो वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब के बीच का झगड़ा है, ये तभी खत्म होगा जबकि समाज हर मेहनत करने वाले व्यक्ति को उसका ड्यू रेस्पेक्ट दे, जो कि दुनिया में और जगह दिया जाता है। और ये जिसे दिया जाना लगेगा। और सेकंड, महिलाओं का विषय है। 50% पॉपुलेशन जहाँ पर हो, वहाँ यदि महिलाओं का जॉब करने का क्षेत्र अभी भी मुझे लगता नहीं कि एक विवेक और तरुण भारत का विषय छोड़ दो तो, और मोदी जी 35% अभी कर रहे हैं, इन्होंने तो पहले से 35% कर रखा है। तो बाकी जगह महिलाएं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती हैं। और इसके लिए स्किल गैप को पूरा करना, साथ में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को भी डेवलप करना, ये सब चीज़ें साथ में करेंगे तो ही हम स्किल के बारे में ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। सर, आपकी इसी बात को पकड़ के मैं एक और डीप सवाल पूछना चाहूँगी। अगले 10 साल में ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पे आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जॉब्स की निर्मित होगी और जिनके ऊपर अभी युवकों को फोकस करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ स्किल सेट्स उन्होंने गेन करने चाहिए? ऐसे कौन से सेक्टर है जो आप कहना चाहेंगे? ऐसा अपन मुंबई में बैठे हैं तो मुंबई के आसपास जो कुछ चल रहा है उसमें हम समझ सकते हैं कि सौर ऊर्जा का बड़ा चलेगा, ईवी का बड़ा चलेगा, डेटा सेंटर का काम बहुत आ रहा है, बहुत सारे एक्सपर्टाइज के काम आ रहे हैं। अभी 1-2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का एक प्रोग्राम में यहाँ पर मैं भाषण सुन रहा था गेट ऑफ इंडिया में। तो उस भाषण में उन्होंने एक बात कही कि मैं 7-8 साल पहले
एक किताब पढ़ रहा था मैगजीन, उसमें एक आर्टिकल था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया के अंदर 26 करोड़ जॉब जाने वाले हैं, जॉब चले जाएंगे। पर उसके एक पेज के बाद में और लिखा हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो इकोनॉमी बदलाव आएगा उसमें दुनिया के अंदर 28 करोड़ नए जॉब क्रिएट होंगे। तो हर कोई बड़ा जो बदलाव होता है उसके कारण पुराना जॉब चला जाता है, पर नया जॉब बहुत बड़ी संख्या में आता है। आप कल्पना करिए कि जब गाड़ियाँ आई थी उसके पहले क्या था, लोग टांगों में, स्टीमरों पे, इन पे चला करते थे, बैलगाड़ी में चला करते थे। तो उन सब के गाड़ी और टांगों वालों के जॉब चले गए, सच्चे जॉब चले गए। पर गाड़ी आने से, ट्रकें चलने से कितने इकोनॉमी के अंदर बड़ा चेंज आ गया। तो ये जो जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नए जॉब क्रिएट होंगे वो बहुत बहुत बड़ी संख्या में होंगे, और हमारे बच्चे उसके बहुत कैपेबल हैं। और इसके लिए सारे काम जो कुछ भी सामने दिख रहा है उस काम के अंदर हम आज से अपने आप को तैयार कर लेंगे तो हमारा एक भी बच्चा लॉन्ग रन में बेरोजगार नहीं रहेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि महाराष्ट्र का एक भी बच्चा अगर एआई के रिगार्डिंग स्किल्स डेवलप करता है तो एक भी बच्चा बिल्कुल भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। तो थैंक यू। ये सर, आप जब ये एआई की बात कर रहे हैं, ये मुंबई या फिर मुंबई के आजू बाजू के इलाके में, तो हम बहुत बार इसके बारे में अलग अलग संस्थाएं देखते हैं जो स्किल्स इम्पार्ट करती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ऐसे भी कुछ एरियाज़ है जहाँ पे अभी तक ये सारी बातें उतनी पहुँची नहीं है। जैसे कि मुंबई, पुणे, नासिक बेल्ट है, छत्रपति संभाजी नगर है, नागपुर है, यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन नंदुरबार में, धाराशिव में, अहिल्यानगर में या फिर गढ़चिरौली में, गोंदिया में अभी तक ये एआई के कुछ रिगार्डिंग कुछ स्किल्स, या फिर अभी आप जी सोलार एनर्जी के बारे में आपने बात किया, इनके रिगार्डिंग स्किल्स अभी तक वो मात्रा में पहुँचे नहीं हैं। तो ये एक प्रादेशिक समतोल अगर हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए आपकी क्या सोच है, आप किस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत रिलेवेंट है, और मुझे लगता है कि अभी विश्वास पाठक जी भी 2 बार घड़ी देख चुके हैं, और किरण जी ने मेरे को कहा था कि जब मैं बाहर उठ के जाऊं तो समझ लेना कि आपका टाइम खत्म हो गया। तो मैं भी मेरी बात लास्ट क्वेश्चन में अपना मेरा विषय समाप्त करता हूं। ऐसा है कि प्रादेशिक समतोल की जो बात आपने की है वो वास्तव में सच है। तो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी साहब ने अपने इस टर्म के अंदर जो स्किल डिपार्टमेंट को कुछ गाइडेंस दी है, उसमें हम 2 बातें कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा अभी तक सफल नहीं हुए हैं। एक, हमने 70% पुराने कोर्सेज कम कर दिए और सारे नए कोर्सेज शुरू किए हैं जो एडवांस एज कोर्सेज जिसको कहते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सोलर एनर्जी भी है, ईवी टेक्नीशियन भी है, ड्रोन भी है, और बहुत सारे जो लेटेस्ट नवीन जो रीजनल जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वैसे कोर्सेज शुरू किए हैं। पर इससे जाकर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि हर आदमी जॉब नहीं करना चाहता है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान होने के कारण हमारे में मन में बहुत हर समय गौरव का भाव रहता है, इसलिए वी ऑलवेज प्रीफर कि कम कमाएंगे तो भी खुद का करेंगे। अच्छी सोच है, ऐसा होना भी चाहिए। तो अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सीएम महाफंड नाम की एक नई योजना शुरू की है, जो कि वैसे तो अभी 1 जून से लॉन्च हो जानी चाहिए थी, पर थोड़ा डिले हो गया है। उस योजना के अंतर्गत हम 5 लाख बच्चों को महाराष्ट्र में 35 लाख बच्चों का ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। 5 लाख बच्चों को हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन इंटरव्यू लेके, और उनको हम 5 लाख रुपए तक का लोन 3% की दर पे देंगे। पैसे की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, लोन आजकल सब जगह मिल जाता है, पर उसके साथ में हम उनको पूरा मेंटरशिप देंगे। हमारे पास में 418 महाराष्ट्र की हर तालुके के अंदर एक ITI है। उस ITI के अंदर हमने लोकल लोगों का एक मेंटर ग्रुप बनाया है, और वहीं पर हमने उनको एक सेंटर बना के दे रहे हैं जहाँ पे आके वो अपना खुद का काम सीख सकें।
क्योंकि हर एक के घर में इतनी जगह नहीं होती कि वहाँ उसको कोई चीज़ डेवलप करनी हो तो डेवलप कर सके। प्लस इसमें हमने रीजनल बैलेंस, जो आपका प्रश्न था, उसके लिए हमने पॉपुलेशन के हिसाब से हर जगह कोटा तय कर दिया है। यदि मान लीजिए बुल्डाना के गांव की ITI के अंदर 212 का कोटा आता है और वहाँ 17 बच्चे ही आएंगे, तो वो सीट कभी भरी नहीं जाएगी, वो वैसे ही पड़ी रहेगी जब तक वहाँ के बच्चे नहीं आते हैं। और इसके लिए हमने और कई सारी चीज़ें तैयारी की है। एक बार वो होगा तो 5 साल के बाद में जो बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि छोटे गांव, छोटी जगह, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर ज़रूरत है, आदिवासी इलाके, वहाँ अभी भी न तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ दीजिए, स्किल की सुगंध भी नहीं पहुँची है, स्किल की ज़रूरत भी उनको नहीं पता है। हम कमज़ोर पड़े, हम इसमें से हारे हैं, हम नहीं पहुँच पाए। अब हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव के अंदर जो बच्चा काम करना चाहे उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब तैयार करके देखें। होपफुली अगले साल यदि आप वापस ये प्रोग्राम करेंगी और आपने बुला लिया तो हम इसमें और ज़्यादा फिगर के साथ आपको जवाब दे पाएंगे। ज़रूर सर, ज़रूर। हम ये प्रोग्राम अगले साल फिर से करेंगे और लोढ़ा जी बिल्कुल हमारे साथ फिर से आएंगे। उन्होंने अभी प्रॉमिस किया है, अभी आपको आना पड़ेगा। और फिर से हम सर से ये सवाल करेंगे। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। सर आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।